हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल लेजिस्लेशन, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये, एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल लेजिस्लेशन, राइट। सो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये लॉ क्या है, ठीक है, व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, क्या इसका स्कीम है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स, द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, एंड देन वील ऑल्सो सी सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज। तो हम बेसिकली इस पूरे लॉ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, एक वी कैन से एक रिविजन ले रहे हैं इस पूरे लॉ का, ठीक है। तो ये एक्ट जो है भारत सरकार ने इसलिए पास किया ताकि हर व्यक्ति के जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे कि द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके वायलेशन के केसेस में क्विक एक्शन लिया जा सके। उसी के प्रोविजंस जो हैं इस कानून में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो एक्ट है ये कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है, ये आप याद रखना, जो नॉट जस्ट प्रिवेंटिव है बल्कि करेक्टिव भी है ना। और इसी एक्ट के जरिए NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स कोर्ट, इनका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, इनका स्टेब्लिशमेंट भी किया गया है, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस कानून को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे, ठीक है। तो पहला है कि हर व्यक्ति के लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी जैसे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, NHRC एंड SHRC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, बॉडीज़ का स्टेब्लिशमेंट करना ताकि किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन राइट्स कोर्ट का गठन करना ताकि इन केसेस का स्पीडी ट्रायल हो सके। Therefore, human right courts have been established. तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज कि ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस को एजुकेशन और एडवोकेसी के जरिए बढ़ावा देना है ना, ताकि थ्रू दिस एजुकेशन ऑफ लॉ, थ्रू द एडवोकेसी ऑफ सच रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशंस, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस जो है लोगों में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके। दीज वर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लॉ। बात करें ये कब इन्फोर्समेंट में आया, तो ये एक्ट 28 सितंबर 1993 को इन्फोर्समेंट में आया। उस दिन से ये फोर्स में आया, तब से लेकर आज तक इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में हमारी कंट्री के अंदर, राइट। सो डू रिमेंबर द डेट 28 सितंबर 1993। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कीम ऑफ द एक्ट, तो इस एक्ट का पूरा जो फ्रेमवर्क है ना वो तीन मेन इंस्टीट्यूशंस के अराउंड घूमता है, दैट इज NHRC, SHRC एंड द ह्यूमन राइट्स कोर्ट। NHRC जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है टू इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन राइट वायलेशन, SHRC जो स्टेट लेवल पर इन ह्यूमन राइट वायलेशन के इश्यूज को हैंडल करती है, एंड ह्यूमन राइट कोर्ट्स, तो ये वो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड मैटर्स का स्पीडी ट्रायल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी दैट द स्कीम ऑफ द एक्ट रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस, राइट। ना टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, तो सेक्शन 1 बात करते हैं कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। एंड ये एक्ट सभी इंडिविजुअल्स पर लागू होता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो रेफ्यूजीज हो, या वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हों, ठीक है। तो NHRC और SHRC के पास कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने, रिकमेंडेशंस देने, पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट करने, इन सब की फुल अथॉरिटी है जो वो प्रोवाइड की गई है थ्रू दिस लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है। तो ये जो कानून है ये काफ़ी सारे जो क्राइम्स कमिट होते हैं या जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं उन मुद्दों पर ये काम करता है, जैसे कि कस्टोडियल डेथ है ना, जैसे कि पुलिस के द्वारा की गई ब्रूटिलिटी, और वी कैन से द फोर्स लेबर, द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और द बेसिक डिनायल ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इन सभी केसेस को जो ये एक्ट है वो कवर करता है और उन पर ये अप्लाई होता है। ना मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट कि इस एक्ट के क्या कुछ मेन प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है, तो सेक्शन 2 जो है वो सबसे पहले हमें ह्यूमन राइट्स क्या है वो बताता है। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, वो सभी राइट्स जो किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, सम्मानता और गरिमा से जोड़ते हैं, और कहते हैं कि ये वो राइट्स हैं जो हर व्यक्ति की लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी के लिए क्रूशियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वो राइट्स होते हैं या तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए गए हैं या फिर किसी इंटरनेशनल कोविनेंट में, इंटरनेशनल ट्रीटी में मेंशन किए गए हैं। उन राइट्स को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। वो बेसिक राइट होते हैं वो जो कि हर इंडिविजुअल के पास सिंस बर्थ अवेलेबल होते हैं,
Now, next provision is the establishment of the NHRC, that is the National Human Rights Commission. तो सेक्शन 3 से लेके 17 तक NHRC के प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं. इस एक्ट में बताया गया है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, क्या पावर्स इनके पास होती हैं. सो फंक्शंस की बात करें तो ह्यूमन राइट वायलेशंस की जांच करना, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना इन सच मैटर्स, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना. ये इनके की फंक्शंस होते हैं. पावर्स क्या क्या होती है इनके, ये सम्मन कर इनके पास बेसिक जो सिविल कोर्ट की पावर होती है वो सब पावर एनएचआरसी और एसएचआरसी के पास है. सम्मन भेजना, ठीक है, रिकॉर्ड्स मंगवाना, कोर्ट तक केस को ले जाना, एट्सेट्रा. Now, the third important provision is SHRC, that is the State Human Right Commission. इसके प्रावधान है सेक्शन 21 से 29 तक. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्टेट लेवल पर काम करते हैं. तो ये हर स्टेट में स्टेब्लिश किए जाते हैं SHRC, एंड इनके पावर्स NHRC जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट जुरिस्डिक्शन तक सीमित होता है. ठीक है, जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टेट की बाउंड्रीज तक लिमिटेड रहता है. सो दे आर स्टेब्लिश एट द स्टेट लेवल टू एड्रेस द रीजनल ह्यूमन राइट इशूज़. ठीक है, एंड इनके फंक्शंस एंड पावर्स दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज एनएचआरसी. आप उनके प्रोविजंस पढ़ सकते हैं. बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक एक सेक्शन नहीं डिटेल में कवर कर रहे हैं. वी आर टेकिंग अ समरी सेशन ऑफ दिस एक्ट. तो हम इसमें इतने ही लिमिट तक इसको पढ़ेंगे. और क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता ही इतना है एलएलबी वगैरह के एग्जामिनेशन में कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट क्या है, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है वो बताइए. तो आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे ना. अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ही लिख दोगे, है ना. और कई बार तो कई यूनिवर्सिटीज़ में पेज लिमिट भी होती है. सो वी नीड टू नो, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को किस तरीके से परिपूर्णतः बताना है ना. ओके, द नेक्स्ट प्रोविजन इज द ह्यूमन राइट्स कोड. तो इसके सेक्शन 30 और 31 में ये चीज़ याद रखना कि सेक्शन नंबर आप सही लिखें. क्योंकि अगर आपने कोशिश की कि मैं प्रोविजन भी लिख रहा हूँ और साथ में सेक्शन भी लिख रहा हूँ लेकिन सेक्शन गलत लिख दिया, तो वहाँ पे भले ही ये बात सही लिखी हो लेकिन ना एग्जामिनर की नज़र जाएगी उस सेक्शन नंबर पे, वो गलत है तो नंबर वो काट देंगे. तो अगर सेक्शन लिखने की ज़रूरत कर रहे हो तो सेक्शन नंबर ठीक लिखना. ठीक है, चलिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें स्टेब्लिश करती है. और ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो कि ह्यूमन राइट केसेस में स्पीडी ट्रायल इंश्योर करने के लिए स्टेब्लिश की गई थी. इनका फोकस यही होता है कि स्पीडी जस्टिस इंश्योर करना इन द ह्यूमन राइट्स केसेस वेयर एवर देयर इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. नाउ द नेक्स्ट इज द पावर्स ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी. तो ह्यूमन राइट वायलेशन की कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करना ये इनका प्राइमरी पावर होता है. फंक्शन भी यही होता है. गवर्नमेंट को सजेशंस और रिकमेंडेशंस देना, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मॉनिटर करना, है ना, अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रमोट करना, लीगल कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराना. दीज आर ऑल द पावर्स और द functions of NHRC and SHRC. Now, before moving to the landmark cases, there is one more thing that we need to know. और मैंने देखा है कि past year paper में इस particular heading से भी सवाल बनता है that what are the provisions regarding the inquiry into complaints and what are the steps after inquiry. कि इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट की इंक्वायरी किस तरीके से की जाती है उसके प्रोविजन क्या है, एंड इंक्वायरी के क्या बाद क्या स्टेप लिए जाते हैं उसके प्रोविजन क्या है. सो लेट्स सी दैट फर्स्ट, उसके बाद हम लोग लैंडमार्क केसेस देखेंगे. तो अंडर सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू द इंक्वायरी. एनएचआरसी और एसएचआरसी को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन कंप्लेंट की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकते हैं. ठीक है, दे हैव द अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट वायलेशन, राइट. एंड ये इंक्वायरी एक क्वासी जुडिशियल नेचर की होती है जिसमें कमीशन के पास सिविल कोर्ट जैसे पावर्स होते हैं, जैसे कि सम्मनिंग द विटनेस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ. यानी कि कमीशन किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है और उसके साथ उसका ओथ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है जैसे कि एक सिविल कोर्ट में होता है. उसके अलावा डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी अगर किसी केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो कमीशन उन्हें डिमांड कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए. The next power is in regards to the inquiry, the receiving evidence on affidavit. यानी कि जो लोग फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे सकते हैं वो अपने एविडेंस एफिडेविट के फॉर्म में भी दे सकते हैं. द रिसीविंग द एविडेंस इज ऑन एफिडेविट. नेक्स्ट इज रिक्वेश्चनिंग द पब्लिक रिकॉर्ड्स. यानी कि कमीशन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मांग सकती है जो इंक्वायरी के लिए इंपॉर्टेंट हो फॉर दैट पर्टिकुलर केस और मैटर. एंड द लास्ट इज इंस्पेक्शन एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यानी कि अगर ज़रूरत हो तो कमीशन किसी प्रीमाइस पे जाकर डॉक्यूमेंट सीज कर सकती है या इंस्पेक्शन कर सकती है. ठीक है, तो ये सारी पावर्स एनएचआरसी और एसएचआरसी को इनेबल करती है टू कंडक्ट अ फेयर, अ डिटेल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, है ना.
अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स विच आर टेकन अप आफ्टर इंक्वायरी, यानी कि जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो एनएचआरसी या एसएचआरसी कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एंड प्रोसीजरल स्टेप्स लेते हैं ताकि जस्टिस डिलीवर किया जा सके। वो क्या क्या है, लेट्स सी देम। द फर्स्ट इज रिकमेंडेशन टू द अथॉरिटीज, यानी अगर इंक्वायरी में ह्यूमन राइट वायलेशन प्रूव हो जाता है तो कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजती है, जैसे कि करेक्टिव एक्शंस क्या क्या लेने ज़रूरी हैं, ठीक है, क्या क्या लेने चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स में कहाँ ज़रूरत है, या ऑफिशियल्स को रेप्रीमांड करना है। इस तरीके के जो रिकमेंडेशंस हैं दैट इज बीइंग डन ऑन बिहाफ ऑफ एनएचआरसी और एसएचआरसी टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द लीगल एक्शन एंड द कॉम्पनसेशन, यानी कमीशन ये भी सजेस्ट कर सकती है कि विक्टिम को मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दिया जाए और जिन्होंने वायलेशन किया है उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी या फिर क्रिमिनल एक्शन जो है वो लिया जाए। द थर्ड इज रेफरल टू द कोर्ट्स, यानी कि सीरियस मैटर्स में कमीशन केस को मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट को रेफर भी कर सकती है फॉर फर्दर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो a step which is taken up in certain cases, the referral to the courts. The next is publication of reports. तो NHRC हर साल every year एक annual report बनाती है और अगर ज़रूरत हो तो special reports भी बनाती है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है एंड SHRC अपने स्टेट गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें वो रिकमेंडेशंस एंड जो भी मतलब यू नो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन आवर कंट्री, उस सबका एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाता है बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। फर्दर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, सो इंक्वायरी और रिकमेंडेशंस के बाद भी एनएचआरसी और एसएचआरसी फॉलो अप करते हैं कि उनकी डिवाइस उनकी जो भी एडवाइसेस थी उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ और ज़रूरत पड़े तो वो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 13 और ये जो पोस्ट इंक्वायरी प्रोविजंस हैं ये हमें क्लियरली बताते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 रियल एक्शन के थ्रू विक्टिम्स को जस्टिस दिलाता है ना। एंड एनएचआरसी और एसएचआरसी के पास स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी पावर्स हैं और उनके स्टेप्स ये इंश्योर करते हैं कि जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है वो अनकवर हो, विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिले और अथॉरिटीज़ अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करे, मेंटेन करे, है ना। लेकिन अगर इन्फोर्समेंट और भी स्ट्रांग हो जाए और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ जाए तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और भी इफेक्टिव हो सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ लैंडमार्क केस लॉज देखते हैं रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है। दीज ऑल आर द रियल लाइफ लैंडमार्क केसेस जहां इस एक्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाला था, ठीक है। द फर्स्ट इज गुजरात रायट्स केस, बहुत ही फेमस केस था 2002 का। इट्स नेम इज एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसमें एनएचआरसी ने खुद इंक्वायरी की थी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी और कॉम्पनसेशन रिकमेंड किया था। और एनएचआरसी के इस रोल ने क्या इम्पैक्ट डाला था दैट जो रायट सर्वाइवर्स थे उनको जस्टिस मिला और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हुई, राइट। सो देयर एनएचआरसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस इज पंजाब मास क्रिमेशन केस, जिसको विच इज़ एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑफ 1996। इसमें पंजाब पुलिस ने इलीगली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का क्रिमेशन किया था। तो यहाँ पे एनएचआरसी ने अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसका क्या इम्पैक्ट हुआ था दैट ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इंस्टांस स्टेब्लिश हुआ, राइट। इसमें एनएचआरसी ने ऑर्डर किया था द कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए टू द फैमिलीज एंड जिनके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा किया गया था, राइट। सो दिस स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पुलिस एक्सेसेस ऑब्वियसली। द नेक्स्ट इज डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में एनएचआरसी ने अगेन अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया था एंड इसमें क्या जजमेंट आया था दैट the judgment established that there should be a human rights protection और उसके towards जो है guidelines issue की गई थी for the protection of persons who are under detention for the custodial violence prevention, right. Next is नीला बाती बेहरा versus state of Odisha of 1993, custodial death का केस है, ठीक है। और इस केस में कस्टडी में एक पर्सन की ब्रूटलिटी से डेथ हुई थी, बुरी तरह से उसको मारा गया था बाय द पुलिस। तो एनएचआरसी ने इसमें अपना अगेन एक्शन प्ले किया एंड एनएचआरसी ने इसमें कॉम्पनसेशन दिलाया था टू द विक्टिम एंड हिज फैमिली एंड upheld the accountability for the human rights violations. तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इट reinforced the safeguard against the custodial violence and through this particular case we reinforce the protection of the persons or the human rights of the persons who are in detention. The next is Shakti Vahini versus Union of India. ये ऑनर किलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कास्ट बेस्ड ऑनर क्राइम्स पर एक्शन रिकमेंड किया गया था और जिसके थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए थे टू प्रिवेंट सच ऑनर किलिंग्स, राइट।
So NHRC recommended the legal action ensuring the strict enforcement that strengthened the laws against the honor crimes. Next is Vishaka versus state of Rajasthan. We all know this very landmark case for the protection of women at workplace. तो ये इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, विशाखा गाइडलाइंस, जिसमें बताया गया था that what steps needs to be taken to prevent the sexual harassment of women at workplace. So this was an important case where NHRC played an important role in protecting the human rights of women. नेक्स्ट इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी यानी कि PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2003. तो ये राइट टू फूड से जुड़ा हुआ केस है. दैट राइट टू फूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट. तो NHRC ने गवर्नमेंट को फूड डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे, एंड देयर आफ्टर इट स्ट्रेंथन्ड द फूड सिक्योरिटी लॉज इन आवर कंट्री. And the last case we have mentioned here is PUCL versus Union of India. This is also known as the right to privacy case. तो इसमें privacy को एक fundamental right declare किया गया था, and जिसको NHRC ने एक strongly support दिया था. It advocated for the stronger privacy protection in the legal frameworks of our country. And that led to and that influenced that जितने digital rights हैं और personal liberty उनका protection enhance हुआ है. That we can see in our current frameworks, legal frameworks. Right. तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट केसेस. आप लोग इनको ज़रूर कोट करिएगा अपने आंसर में. नाउ इस एक्ट के कुछ चैलेंजेस भी हैं. क्या क्या है? पहला कि NHRC की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं. इट हैज़ अ लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर. ठीक है, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है. सो दैट इज़ वन ऑफ अ चैलेंज. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. सो कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशंस को अफेक्ट करती हैं, एंड दैट मे रेजिस्ट टू द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. तो पब्लिक अवेयरनेस की कमी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण लोग राइट्स वायलेशन के खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं करते हैं. सो देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस. एंड द लास्ट वी हैव मेंशन इज डिलेड जस्टिस. तो ह्यूमन राइट कोर्ट्स में भी डिलेज होते हैं ड्यू टू सर्टेन प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी. दैट इज अगेन वन ऑफ अ चैलेंज दैट दिस legislation and its institution often face. तो दोस्तों ये था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. देखिए ये सिर्फ एक लॉ नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड है, मेरा मानना है, जो हर व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. अगर हम इन्फोर्समेंट को और स्ट्रॉन्ग करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, NHRC SHRC को ज़्यादा इंडिपेंडेंस दें, तो ये एक्ट ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस को ट्रूली इंश्योर करता है ना. तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा. नोट्स विल ऑल्सो हेल्प यू इन फ्रेमिंग द राइट आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो अगर पसंद आए तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर, एक्सप्लेनेशन, नोट्स. ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अपने टेलीग्राम पेजेस, ग्रुप्स, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उन पे वीडियो को शेयर करिएगा. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले एक इम्पॉर्टेंट नए लीगल टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट जिसके एग्जाम्स हैं. एंड द लास्ट पॉइंट दैट अगर आपको हमारे इस सब्जेक्ट या किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जो कि पेड नोट्स होते हैं, कुछ नॉमिनल अमाउंट पे हम PDF प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज lawvita_80 या हमारी email ID जिसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय बाय.